नमस्कार। चलिए आज धरती की एक सबसे जबरदस्त और सच कहूं तो हैरान कर देने वाली ताकत के बारे में जानते हैं। ज्वालामुखी। ये सिर्फ आग उगलने वाले पहाड़ नहीं हैं। नहीं, ये तो हमारी धरती के धधकते हुए दिल की धड़कन जैसे हैं। तो चलिए इस कमाल के विषय की गहराइयों में उतरते हैं। अच्छा, ज्वालामुखी को समझने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है? बस इतना सोचिए कि ये पृथ्वी का एक मुंह है। एक ऐसी जगह जहां से धरती अपने अंदर की सारी गर्मी, पिघली हुई चट्टानें और गैसें सब बाहर फेंकती है ना? एकदम सीधी और दमदार बात। अब जो बात है ना, वो सच में बहुत दिलचस्प है। वो इस शब्द के अंदर ही छिपी हुई है, ज्वालामुखी। ये शब्द अपने आप में ही इसकी पूरी कहानी बता देता है। आइए देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। देखिए, कितना आसान और कितना सटीक। ज्वाला यानी आग और मुख यानी मुंह, तो ज्वालामुखी का मतलब हुआ आग का मुंह। सोचिए, हजारों साल पहले जब लोगों ने इन पहाड़ों से आग निकलते देखी होगी, तो उन्होंने इसका कितना सही नाम रखा। एकदम परफेक्ट। प्रकृति की सबसे ताकतवर घटनाओं में से एक है ज्वालामुखी का फटना। लेकिन जब हम वो आग और धुआं देखते हैं, तो उसके पीछे असल में चल क्या रहा होता है? इसको समझने के लिए ना, हमें ज्वालामुखी की अपनी एक भाषा सीखनी होगी। तो चलिए आज इसी भाषा के कुछ सबसे जरूरी शब्द सीखते हैं। तो सवाल ये है कि जब कोई ज्वालामुखी फटता है तो क्या हो रहा होता है? मतलब सतह पर जो आग और धुआं दिखता है, उसके पीछे की कहानी क्या है? इस सवाल का जवाब हमें सीधा धरती के बहुत नीचे ले जाएगा। और इसका जवाब जानने का सबसे अच्छा तरीका है ज्वालामुखी की अपनी भाषा को समझना। हर एक हिस्से का एक नाम है और एक काम। तो चलिए अपनी ये यात्रा पृथ्वी की सतह के कई किलोमीटर नीचे से शुरू करते हैं, जहां से ये सारी कहानी शुरू होती है। अच्छा, तो हमारा पहला पड़ाव है ज्वालामुखी के ठीक अंदर, मतलब वो जगह जहां से ये सब शुरू होता है। सतह पर दिखने वाली हर चीज का ईंधन यहीं बनता है। तो आखिर धरती के नीचे ऐसा है क्या जो इतना बड़ा धमाका कर सकता है? इस शक्ति का सोर्स है मैग्मा। ये धरती के अंदर मौजूद गर्म पिघली हुई चट्टानों का एक मिक्सचर है। लेकिन ये सिर्फ पिघला हुआ पत्थर नहीं है, इसमें गैसें और कई तरह के मिनरल्स भी फंसे होते हैं। और तापमान ये 700 से 1300 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। सोचिए जरा। इसे समझने के लिए ना, एक प्रेशर कुकर के बारे में सोचिए। जैसे अंदर चीजें उबलती हैं और भाप का दबाव बनता है, ठीक वैसे ही मैग्मा पर भी जबरदस्त प्रेशर और गर्मी होती है। ये हमेशा बाहर निकलने का रास्ता खोजता है, और यही दबाव ज्वालामुखी विस्फोट की असली वजह है। तो ठीक है, ये दबाव से भरा मैग्मा बाहर निकलना चाहता है, लेकिन ये सतह तक पहुंचता कैसे है? इसके लिए कुदरत ने एक खास रास्ता बनाया है। आइए मैग्मा के इस सफर के अगले पड़ाव को देखते हैं। इस रास्ते को कहते हैं वेंट। ये एक तरह की पाइप या चैनल है जिससे होकर मैग्मा, गैस और राख ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। एक ज्वालामुखी में एक मेन वेंट हो सकता है और कई छोटे छोटे साइड वेंट भी हो सकते हैं। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक पाइप के बारे में सोचना। जैसे पाइप पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, ठीक वैसे ही वेंट मैग्मा को धरती के अंदर से सतह तक का सफर पूरा करने में मदद करता है। तो मैग्मा ने वेंट के जरिए अपना रास्ता बना लिया है। अब आता है सफर का सबसे एक्साइटिंग हिस्सा, विस्फोट। जब ये सारी एनर्जी बाहर निकलती है तो अपने साथ क्या क्या लाती है? सबसे पहले बात करते हैं क्रेटर की। ये ज्वालामुखी के सबसे ऊपरी सिरे पर बना एक कटोरी जैसा गड्ढा होता है, एक तरह से ज्वालामुखी का मुंह। अक्सर जोरदार धमाके में ज्वालामुखी का ऊपरी हिस्सा उड़ जाता है और ये गड्ढा बन जाता है। समझिए एक बोतल का मुंह है जहां से सब कुछ बाहर निकलता है। और क्रेटर से जो सबसे पहली और मेन चीज निकलती है वो है लावा। मजेदार बात यह है कि लावा और कुछ नहीं बल्कि वही मैग्मा है। जब तक ये धरती के अंदर है इसे मैग्मा कहते हैं, और जैसे ही ये सतह पर आ जाता है इसका नाम लावा हो जाता है। लावा कैसा होता है, ये समझने के लिए एक पिघलती हुई मोमबत्ती को याद कीजिए। ये गर्म पिघले हुए मोम की तरह बहता है और फिर ठंडा होने पर ठोस चट्टान में बदल जाता है, जिससे धरती पर नई जमीन बनती है। तो सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है, मैग्मा और लावा एक ही चीज है, बस उनकी जगह अलग अलग है। पृथ्वी के अंदर है तो मैग्मा और सतह के बाहर आ गया तो लावा। एक छोटा सा लेकिन बहुत ही जरूरी फर्क। लेकिन विस्फोट में सिर्फ लावा ही नहीं निकलता।
इसके साथ निकलती है राख। ये धूल जैसे इतने बारीक कण होते हैं कि हवा में सैकड़ों किलोमीटर तक फैल सकते हैं। और साथ ही निकलती हैं कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें, जो पर्यावरण और सेहत दोनों के लिए बहुत खतरनाक हो सकती हैं। तो हमने ज्वालामुखी की भाषा के सारे जरूरी शब्द सीख लिए हैं। अब टाइम है इन सभी को एक साथ रख के देखने का, ताकि हमें अच्छी तरह से याद हो जाएं। चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं। क्रेटर, ऊपर का मुंह, मैग्मा, अंदर का गर्म पदार्थ, लावा, बाहर बहता हुआ मैग्मा, राख, धूल के कण, गैस, जहरीला धुआं, और वेंट, बाहर निकलने का रास्ता। है ना बिल्कुल आसान? और इन सबको हमेशा के लिए याद रखने की एक मजेदार ट्रिक भी है। बस इन शब्दों के पहले अक्षर याद रखिए। क्रेटर, मैग्मा, लावा, राख, गैस और वेंट। इन सबको मिलाकर एक ऐसा वाक्य बनता है जिसे भूलना मुश्किल है। और ये रहा वो यादगार वाक्य। क्रिकेट में लावा, राख, गैस, वेंट से निकला। इस एक लाइन से ज्वालामुखी के सभी मुख्य हिस्से याद हो जाते हैं। क्रेटर के लिए क्रे, लावा, राख, गैस और वेंट सीधे सीधे आ गए। और मैग्मा के लिए हमने मे का इस्तेमाल कर लिया। थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी तो चलती है। तो सवाल ये है कि ये आग के मुंह आखिर बनते कैसे हैं? ये कोई अचानक से तो कहीं भी नहीं फूट पड़ते। इनके पीछे एक बहुत बड़ी, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स जियोलॉजिकल प्रक्रिया काम करती है। चलिए इस प्रक्रिया को कुछ आसान से स्टेप्स में समझते हैं। देखिए, ये सब कुछ शुरू होता है पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स से। जब ये बड़ी बड़ी प्लेट्स या तो टकराती हैं या एक दूसरे से दूर जाती हैं, तो धरती के अंदर का वो गर्म पिघला हुआ पदार्थ, जिसे हम मैग्मा कहते हैं, उसे ऊपर आने का रास्ता मिल जाता है। और जैसे जैसे ये ऊपर आता है, दबाव बढ़ता जाता है और फिर बूम, एक जोरदार धमाका होता है। और इसी धमाके से जो लावा बाहर निकलता है, वो जम जम कर एक पहाड़ बना देता है, जिसे हम ज्वालामुखी कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल है जो अक्सर लोगों के मन में आता है कि भाई ये मैग्मा और लावा, इनमें फ़र्क क्या है? तो देखिए, जब तक पिघली हुई चट्टान धरती के अंदर है, तब तक वो है मैग्मा। इसमें ढेर सारी गैसें होती हैं और ये बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। लेकिन जैसे ही ये ज्वालामुखी से बाहर निकलकर ज़मीन पर बहने लगता है, तो इसका नाम बदल जाता है और हम इसे लावा कहने लगते हैं। तो आसान भाषा में लावा बस वो मैग्मा है जो धरती की सतह पर आ गया है। और ये मत सोचिएगा कि ज्वालामुखी से सिर्फ लावा ही निकलता है। अरे नहीं, विस्फोट के दौरान तो बहुत कुछ बाहर आता है। पिघली हुई चट्टान यानी लावा तो है ही, साथ में मीलों ऊपर तक फैलने वाली राख, जहरीली गैसें और एक बहुत ही खतरनाक चीज होती है जिसे पायरोक्लास्टिक फ्लो कहते हैं। ये राख, गैस और चट्टानों का एक सुपर गर्म बादल होता है जो पहाड़ से नीचे सैकड़ों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आता है। बहुत खतरनाक। तो जब ये सारा लावा धरती की सतह पर आकर ठंडा हो जाता है, तब क्या होता है? ये जमकर एकदम ठोस चट्टान बन जाता है, जिसे हम आग्नेय चट्टान या इग्नियस रॉक कहते हैं। और फिर हर विस्फोट के बाद लावा की एक नई परत जमती जाती है और धीरे धीरे हजारों सालों में विशाल ज्वालामुखी पर्वत बन जाते हैं। एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल है, क्या पहाड़ भी हमारी आपकी तरह सोकर जाग सकते हैं? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, सही कहा ना? पर जब बात ज्वालामुखियों की हो तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। और सच कहूं तो उनकी अलग अलग अवस्थाओं को समझने का इससे बेहतर तरीका कोई और हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले मिलते हैं उन पहाड़ों से जो कह सकते हैं हमेशा जागे रहते हैं। जी हाँ, इन्हें ही सक्रिय ज्वालामुखी कहा जाता है। ये वो जगह हैं जहां हमारी धरती लगातार अपनी अंदरूनी ताकत का नजारा दिखाती रहती है। तो एक सक्रिय ज्वालामुखी आखिर होता क्या है? सीधी सी बात है, ये वो ज्वालामुखी है जो या तो अभी इसी वक्त फट रहा है या फिर कुछ ही समय पहले फटा था। और वैज्ञानिकों को पूरा यकीन है कि यह भविष्य में फिर से फट सकता है। मतलब ये हमेशा एक्शन में रहते हैं। और देखिए, इनको पहचानना कोई मुश्किल काम नहीं है। इनमें बार बार मतलब अक्सर विस्फोट होते हैं और इनसे लगातार लावा, गैस और राख निकलती रहती है। और जाहिर है, इसी वजह से इन्हें सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। और पता है, इसका एक जबरदस्त उदाहरण कहीं दूर नहीं बल्कि अपने भारत में ही है। अंडमान में मौजूद बैरन आइलैंड ज्वालामुखी ये पूरे दक्षिण एशिया का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी है।
अब जरा यूरोप की तरफ चलें तो वहां इटली में है माउंट एटना। ये यूरोप के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है और कह सकते हैं कि ये लगभग हमेशा ही एक्टिव रहता है। और फिर आता है एक असली जाइंट, अमेरिका का मौना लुआ, जो दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। इन उदाहरणों से एक बात तो साफ है, ऐसे जागते हुए पर्वत पूरी दुनिया में मौजूद हैं। अब आते हैं उन पहाड़ों पर जो अभी तो एकदम शांत हैं, पर ये शांति बस कुछ समय के लिए है। इन्हें कहते हैं सुप्त ज्वालामुखी, या फिर एक और दिलचस्प नाम है सोता हुआ विशालकाय। बाहर से ये जितने शांत दिखते हैं ना, इनके अंदर उतना ही बड़ा तूफान छिपा हो सकता है। सुप्त ज्वालामुखी यानी वो ज्वालामुखी जो बहुत लंबे समय से, शायद सैकड़ों सालों से खामोश हैं, लेकिन उनके अंदर की आग अभी बुझी नहीं है। उनमें भविष्य में कभी भी फिर से सक्रिय होने की पूरी क्षमता होती है। ऊपर से देखने पर ये ज्वालामुखी बिल्कुल शांत दिखते हैं, लेकिन जमीन के नीचे इनकी गहराई में पिघला हुआ मैग्मा अभी भी मौजूद है, और यही बात इन्हें बहुत अप्रत्याशित और खतरनाक बनाती है, क्योंकि ये कभी भी अचानक फट सकते हैं। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है जापान का माउंट फूजी। ये खूबसूरत और शांत दिखने वाला पहाड़ असल में एक सुप्त ज्वालामुखी है जो आखिरी बार 1707 में फटा था। एक और ऐतिहासिक उदाहरण है इटली का माउंट वेसुवियस, वही ज्वालामुखी जिसने पूरे पोम्पेई शहर को नष्ट कर दिया था। ये भी एक सुप्त ज्वालामुखी है जो हमें याद दिलाता है कि ये सोते हुए विशालकाय कितने खतरनाक हो सकते हैं। और अब बात करते हैं ज्वालामुखियों के जीवन के अंतिम चरण की। ये हैं मृत ज्वालामुखी, वो पहाड़ जिनकी कहानी अब खत्म हो चुकी है और जो अब हमेशा के लिए शांत हो चुके हैं। तो मृत ज्वालामुखी वो होता है जो हजारों सालों से नहीं फटा है, और वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके नीचे मैग्मा की सप्लाई पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, इसलिए इसके दोबारा फटने की कोई भी संभावना नहीं होती। ये ज्वालामुखी पूरी तरह से शांत होते हैं, इनके अंदर का मैग्मा ठंडा पड़ चुका होता है, और अब ये सिर्फ एक साधारण पहाड़ की तरह दिखते हैं जिन पर अक्सर पेड़ पौधे और जंगल तक उगाते हैं। भारत में डेक्कन ट्रैप्स इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। ये एक बहुत विशाल ज्वालामुखी क्षेत्र है जो लाखों साल पहले सक्रिय था, लेकिन अब पूरी तरह से शांत हो चुका है। अमेरिका के हवाई में कोहाला ज्वालामुखी भी एक अच्छा उदाहरण है। ये उन कई ज्वालामुखियों में से एक है जिनसे हवाई द्वीप बने हैं, और अब इसे मृत माना जाता है। ये टेबल तीनों के बीच का अंतर बिल्कुल साफ दिखाता है। सक्रिय ज्वालामुखी जो अभी फट रहा है और इसका खतरा बहुत ज्यादा है। फिर है सुप्त ज्वालामुखी जो शांत है लेकिन फट सकता है, इसलिए खतरा अधिक है। और आखिर में मृत ज्वालामुखी जो कभी नहीं फटेगा, इसलिए खतरा बहुत ही कम है। और इसे याद रखने की एक आसान सी ट्रिक भी है, स म। स से सक्रिय, स से सुप्त और म से मृत। है ना, बिल्कुल आसान। और ये पंक्ति तो इसे और भी यादगार बना देती है। जो अभी जगा है वो सक्रिय है, जो सो रहा है वो सुप्त है, और जो मर गया है वो मृत है। ये बिल्कुल इंसानी जीवन चक्र जैसा है जिसे याद रखना बहुत आसान है। तो हमने ये तो समझ लिया कि ज्वालामुखी क्या हैं और कितने तरह के होते हैं, पर सवाल ये है कि ये हैं कहाँ? चलिए अब दुनिया और भारत के कुछ जाने माने ज्वालामुखियों पर एक नजर डालते हैं। दुनिया भर में कई मशहूर ज्वालामुखी हैं, जैसे इटली का माउंट वेसुवियस जिसने पोम्पेई शहर को राख की चादर में हमेशा के लिए दफन कर दिया था, और इंडोनेशिया का क्राकाटोआ 1883 में जब ये फटा था तो इसकी आवाज को दुनिया की अब तक की सबसे तेज आवाज माना जाता है, इतनी तेज कि इसने पूरी दुनिया का मौसम बदल दिया था। अब बात करते हैं भारत की। ये जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो, लेकिन भारत में सिर्फ और सिर्फ एक ही सक्रिय ज्वालामुखी है, और ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर मौजूद है। और सुनिए, इसे याद रखने की भी एक जबरदस्त ट्रिक है। अंग्रेजी शब्द बैरन का एक मतलब अकेला या सुनसान भी होता है, तो बस बैरन द्वीप भारत का अकेला यानी एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। इस ट्रिक से कभी नहीं भूलेंगे। बैरन द्वीप के अलावा भारत में दूसरे ज्वालामुखी क्षेत्र भी हैं, पर वो अब एक्टिव नहीं है, जैसे कि नारकोंडम द्वीप जो एक सुप्त ज्वालामुखी है, और दक्कन ट्रैप्स जो आज के भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। असल में ये लाखों साल पहले हुए ज्वालामुखी विस्फोटों से बना लावा का एक विशाल पठार है। अब आते हैं हम सबसे बड़े और सबसे जरूरी सवाल पर। हम जानते हैं कि ज्वालामुखी बहुत विनाशकारी होते हैं,
लेकिन क्या वे हमेशा बुरे ही होते हैं? क्या वे हमारे ग्रह के लिए एक वरदान हैं या फिर एक अभिशाप? चलिए इसके दोनों पहलुओं को देखते हैं। चलिए पहले अच्छी बातें करते हैं। ज्वालामुखी की राख से जो मिट्टी बनती है वो अविश्वसनीय रूप से उपजाऊ होती है, खेती के लिए एकदम सोना। विस्फोटों से धरती के अंदर के कीमती खनिज सतह पर आ जाते हैं। समुद्र में होने वाले विस्फोट नए नए द्वीप बना देते हैं और इनसे हमें जियोथर्मल एनर्जी भी मिलती है, जो ऊर्जा का एक बिल्कुल साफ सुथरा स्रोत है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू बहुत ही भयानक है। ज्वालामुखी विस्फोटों से जान माल का भारी नुकसान होता है। हवा में फैली राख और जहरीली गैसें खतरनाक वायु प्रदूषण करती हैं और खड़ी की खड़ी फसलों को बर्बाद कर देती हैं। और अगर कोई ज्वालामुखी समुद्र के नीचे फट जाए तो वो एक विनाशकारी सुनामी को भी जन्म दे सकता है। तो आखिर में हम इसी सवाल पर लौटते हैं, ज्वालामुखी की इस दोहरी शक्ति यानी विनाश और निर्माण के बीच हम संतुलन कैसे बनाएं? ये एक ऐसी ताकत है जो जिंदगी लेती भी है और जिंदगी देती भी है। ये प्रकृति की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है, जो हमें हमेशा ये याद दिलाती है कि हमारा ग्रह कितना जिंदा और कितना शक्तिशाली है। सोचने के लिए एक बहुत गहरा विचार है ना?